CAPFSC 2025 के जो भी कैंडिडेट्स हैं, आई होप कि आप बहुत सीरियसनेस में अपने प्रिपरेशन को अंतिम आयाम दे रहे होंगे। सो ऐसे जो हैं रिपोर्ट हैं आर्गुमेंट्स हैं, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें मैं ऐसे से संबंधित थोड़ी सी कुछ चीजें डिस्कस करूंगा। और आपको मैं एक स्टूडेंट जिन्होंने अभी रिसेंटली रिजल्ट आया 2024 का, उसमें इनका पेपर टू में 108 मार्क्स पेपर टू में आया। 100+ एनी मार्क्स पेपर टू में बहुत अच्छा माना जाता है। आज के स्टैंडर्ड में देखो तो 90 कम से कम आपको इंश्योर करना चाहिए। इंटरव्यू में भी देखो मार्क्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। पेपर टू में भी जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रेगुलर रूप से टेस्ट वगैरह लिखा है, तो उनका बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये मायने रखता है। देखो, जो पेपर वन है उसमें बहुत सारे अनसर्टेनिटी होते हैं। आप पेपर वन में देखो डिफरेंसेस बहुत ज्यादा एक तरह से आते हैं। अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स हैं उनके जैसे आप 21 में देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स 170+। आप 24 में देखो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, सेलेक्टेड वाले भी हैं जो बेस्ट रैंकर्स भी हैं, उनके भी मार्क्स बहुत कम आए हैं क्योंकि पेपर वो टफ था। लेकिन आप पेपर टू में देखो, यदि आपके टॉपर्स और अच्छे कैंडिडेट्स थे 100, 105 या 95, 21 में आए, तो सेम 24 में भी है। तो पेपर टू के जो है कंसिस्टेंसी थोड़ा ज्यादा होता है। वंस आप एक बार चीजों को समझ गए, वंस एक बार आपने प्रैक्टिस करना सीख गया, तो इसमें अधिक कंसिस्टेंसी होता है। सो इसमें आप ध्यान रखो कि ऐसे में सिंपल रखो लेकिन इफेक्टिव रखो। जो कोर इशू है उसको डिस्कस करने की कोशिश करो। तो इनकी देखो हैंडराइटिंग क्या है, बहुत अच्छी है। हैंडराइटिंग अच्छी है, लेजिबल है, सिंपल स्टेटमेंट्स इन्होंने लिखा है। तो इसको मैं आगे स्लाइड में दो एसे का इनका सैंपल लिया हूं। ठीक है, टू एसे का सैंपल, और ये इसको मैंने आपको प्रेजेंट करने का ये कोशिश कर रहा हूं। चीजों को देखो, समझो और लिखो। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको अपनी कमी या अपनी अच्छाई पता नहीं चलेगी। तो जितना आप लिखोगे उतना आप कंफर्टेबल होगे, उतने आपको कमांड महसूस होगा। कोई ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसे का देखो कोई भी मूल मंत्र है कि एक इंट्रो लिखना है। इंट्रो में एटलीस्ट टॉपिक का फीलिंग आना चाहिए, और फिर उस मेन बॉडी में उसके इलेबोरेशन करोगे, इलेबोरेशन विद आइडिया एंड एग्जांपल्स, और फिर आप कंक्लूजन दोगे। कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड हो सकता है, उसको क्लोज कर सकते हो, कुछ सजेशंस दे सकते हो। इन जनरल है कि कंक्लूजन में आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे। तो आपके जस्ट 300 वर्ड्स के ऐसे होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा इलाबोरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो टू द पॉइंट रखने की कोशिश करो। हमने बार बार इस चीज को बोला है कि कुछ ऐसे पर्सन वो सिविल सर्विसेज का रिटर्न क्वालिफाई कर चुके हैं, इंटरव्यू राउंड तक गए हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं उनके भी पेपर टू में असिस्टेंट कमांडेंट में कम मार्क्स आते हैं, और कुछ वो पर्सन जिन्होंने कभी सिविल सर्विसेज का मेंस नहीं लिखा, उनके भी मार्क्स इसमें ज्यादा आ रहे हैं। इसका कारण क्या है कि इन्होंने इस पैटर्न पे प्रैक्टिस की है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ असिस्टेंट कमांडेंट के पैटर्न से प्रैक्टिस किए हैं, तो उनको इस 300 वाले ऐसे में कमांड है। कुछ ऐसे पर्सन हैं जो सिविल सर्विसेज के ऐसे में अच्छा कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको लॉन्ग ऐसे लिखने की प्रैक्टिस है। तो आप जिस पर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना उस पर कमांड होगा। तो इसको देखो, सुप्रीम कोर्ट एज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सिंपल टॉपिक है और ये मोर एंड मोर रिलेवेंट है, ये आज के डेट में भी है। तो आप सिंपल देखो इनके ये इंट्रोडक्शन। अब जैसे ये इस पेज में देखो, कोई भी इन्होंने कटिंग कुछ भी नहीं किया। तो द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन कॉल्ड as the guardian of constitution, as it ensures that legislative and executive works and functions as per the provisions of the constitution and not in its derogation. It ensures that any amendments of the constitution does not violate the basic structure. इसका मतलब क्या है? इन्होंने ये टॉपिक को क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट एज ए गार्जियन के रूप में क्या काम है इसका, तो इसको एज ए कर दिए। तो ये फीलिंग आ गया ना। बहुत बार जैसे जब प्रॉब्लम कब होती है, जब आप इंट्रो लिखते हो, मेन बॉडी लिखते हो, तो हमें पता ही नहीं चलता कि टॉपिक क्या है। तो टॉपिक आपको पता चलना चाहिए कि यस व्हाट इज द टॉपिक। और हमेशा ध्यान रखो, कोई भी ऐसे परफेक्ट नहीं होता। क्या आप इसको परफेक्ट कहोगे? नहीं, परफेक्ट कोई भी नहीं होता है। परफेक्ट जो होता है, अब जैसे 108 मैंने बताया इनको मार्क्स आए हैं, किसी को 200 तो नहीं आ रहा है ना। तो ये एक अच्छा तरीका है। The most fundamental contribution in this regard is the emphasis that in India it is the constitution which is supreme। यानी कि जो
जो है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, न कि पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कोई भी काम नहीं करेगा ऐसा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करे। वेन एवर देयर इज a parliamentary threat to the constitution, the Supreme Court succeeded in protecting it through various judgments, culminating in the doctrine of basic structure as propounded in the केशवानंद भारती केस। ठीक है, देखो इन्होंने फिर ये शामिल कर दिया कि भाई गार्जियन है तो वो किस ढंग से। अब दूसरा ये मेन बॉडी का पैराग्राफ, by providing a liberal interpretation of the constitution, especially article 19 and 21, Supreme Court has expanded the scope of fundamental rights and the concept of the due process of law in part 3 of the constitution। देखो आपके पास इतने विकल्प नहीं, इतने चॉइसेस ये नहीं है कि आप फिर अब आप हर चीज को एक्सप्लेन करोगे, नहीं, इतने वर्ड्स आपके नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट प्राइमरली through various judgments and the power of judicial review examines the acts, conduct of legislature and executive, thereby ensures that they are not in violation of the constitution। तो देखो यदि आप ये इनके एस्पेक्ट्स को देखो तो धीरे धीरे करके मतलब चीजों को इलाबोरेट कर रहे हैं मेन बॉडी में। सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू crucially to Article 352 and Article 356 national emergency and president rule respectively to protect the democratic spirit। Article 137 of the Constitution of India empowers the Supreme Court to review its own orders or judgment। This power of correction makes the judiciary correct in its okay mistakes, its own mistakes। For example, in Keswanand Bharti case, it upheld the change in 24th Amendment in Article 368 and Article 13 of Indian Constitution by overruling गोलकनाथ जजमेंट। देखो सुप्रीम कोर्ट एज ए गार्जियन है तो इसका मतलब ये देखो कह रहा ना कि यदि आप देखोगे कि मेन बॉडी के पहले पैराग्राफ में इन्होंने बोला कि जो पार्लियामेंट कोई गलत ना करे इससे रोक रहा, लेकिन ये अपने भी जजमेंट को यदि कुछ आपने चेंजेस किए हैं तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। अब ये देखो कंक्लूजन का है, an impartial judiciary is one of the main features of the Indian Constitution। The Supreme Court, as the highest court, enjoys a pivotal role in Indian Constitution। However, the Supreme Court has also been criticized for judicial activism and overreaching into the domains of the legislature and the executive। Hence, while playing its important role as the guardian of the Constitution, the Supreme Court should also respect the doctrine of separation of power। तो ये क्या है, एक तरह से जो आपका पूरे एस्पेक्ट्स है तो उसको अच्छे तरीके से एक सिंपल राइटिंग, न बहुत बहुत डीपर है और ना बहुत सैलो है, तो ये एक बैलेंस वे में इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो इस ढंग से कुछ चीजों को करने की समझने की जरूरत है। हमेशा ध्यान रखो सिंप्लिसिटी। एक और चीज देखो कि कभी भी इनका जो भी है कहीं क्रॉस कटिंग करने की जरूरत नहीं है। जहां अंडरलाइन, हाँ अभी इतना अंडरलाइन करने की जरूरत भी नहीं है, मतलब आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये एक तरह से सिंपल वे में चीजों को लिखा गया है। कहीं भी देखो हाँ अंडरलाइन बहुत ज्यादा इन्होंने कर दिया है, उतना ज्यादा अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, किसी पर्सन को होता है उतना करने का, तो आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन इतना ज्यादा करने की, इतने छोटे ऐसे में इतना ज्यादा, मैं एटलीस्ट इस चीज से एग्री नहीं करता हूं। मैंने इस एस्पेक्ट्स को इनको बताया भी था, इतना ज्यादा नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, एक दूसरा जो है, टुडेज गर्ल्स आर टुमारोज पिलर ऑफ सोसाइटी। देखो जो भी मैंने टॉपिक्स ये लिए हैं कि वो आज आपके लिए भी रिलेवेंट है। ये सब क्या है, टॉपिक हमेशा यूज में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक्स जो हैं वो खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो ये इसमें देखो कोटेशन से इन्होंने स्टार्ट किया, वहां दूसरे एस्पेक्ट से, यहाँ कोटेशन से। बहुत सारे जो से स्टूडेंट्स होते हैं तो सारे एसी को एक तरीके से स्टार्ट करते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन भी रखो। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन कभी भी एक ही तरीके से सारे एस्पेक्ट्स को ना करो, थोड़े से चेंजेस रहेंगे, थोड़े से डिफरेंसेस रहेंगे, तो वो बेटर है। डिफरेंसेस यदि हैं तो वो अच्छा रहता है, अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन तरीके से, जैसे किसी में उसके एक्सप्लेनेशन से
किसी में कोटेशन से, किसी में स्मॉल एनेक्डोट से, किसी में डेटा से, किसी में कोई फाइंडिंग है, रिपोर्ट है। तो हर को अलग अलग तरीके से थोड़ा करते हो तो वो अच्छा ये रहता है। तो यू एजुकेट ए मैन, यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट ए वुमेन, यू एजुकेट अ होल जनरेशन, ठीक है ना। तो ब्रिघम यंग जो है इन्होंने दिया है। जस्ट एज वी से दैट द यूथ ऑफ टुडे आर द सिटीजन ऑफ टुमारो, सो इज द सेम विद आर गर्ल्स, दे आर द वुमेन ऑफ द टुमारो। ऑफ टुमारो भी लिख सकते हो, ऑफ द टुमारो पर ये नहीं है। मतलब देखो, ऑफ द टुमारो का मतलब एकदम कल उस सेंस में नहीं है ना, लिटल सेंस में कि कल के लिए। ऑफ टुमारो का मतलब है आने वाले दिनों में, ठीक है ना। तो कोटेशन लिखा, उसके बाद जो ये टॉपिक का इसेंस है उसको उन्होंने किया। नेक्स्ट अब जैसे है, इफ वी वांट टू empower them, we must reduce inequality and gender gaps and create a strong women leaders. We have left them live today and raise them to be those leaders of equality and development. According to data of National Family Health Survey, many Indian states have shown the increased case, ठीक है, increased cases of child marriages and teenage pregnancies. A state like West Bengal 41.6%, Bihar 40.8% still have high prevalence of child marriages. अब देखो एक्चुअल में क्या है ना कि इसमें थोड़े से है, आपको लेटेस्ट वाले एस्पेक्ट्स को लिखने चाहिए, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो जनरलाइजेशन ना दे करके ये चीज कर सकते हो। नेशनल जैसे अभी 5 चल रहा, 5 का रिपोर्ट लेटेस्ट है, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, ठीक है। According to NFHS, domestic or spousal violence has generally declined in most of the states and UTs, but have seen increase in the states like Karnataka, highest, Maharashtra, Himachal Pradesh, Sikkim and Assam. तो ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़े से स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए लिखने की जरूरत होती है, तो थोड़ा सा ये जनरलाइजेशन जैसा हो जाता है। Every year, National Girl Child Day is celebrated on January 24. It was first initiated in 2008 by Ministry of Women and Child Development to create awareness on a range of issues including education, health and nutrition of the girl child, ठीक है, तो सही है। नेक्स्ट आपका है गवर्नमेंट पॉलिसी सच एज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक्चुअली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होना चाहिए, तो इन्होंने इस चीज को रिवर्स कर दिया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, लाडली लाडली योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, सबला किशोरी कन्या योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, etc. are working to encourage and empowering the girl child. NGOs like Darsha, Save the Children, Children Rights and You, and many more works towards the development of girls, their education, health and sanitation. ठीक है, although 21st century India is developing at a fast pace, there is a still a preference for a male child among a scores of people. To eliminate this gender preference, we need to curb the reasons behind these, such as dowry, wedding expenses, custom of gift giving, etc. अब देखो, यदि आप फर्स्ट ए से देखो और इस ए से को देखो, तो फर्स्ट ए से थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव है, और सेकेंड डे से ऐसा नहीं है कि ये खराब है, सिंपल सा है, लेकिन ये भी अच्छा है, बट फर्स्ट वाला थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव था। तो जब भी आप ऐसे लिखो कोई भी, कभी भी ये मत सोचो कि एकदम हमें बहुत ज्यादा क्लिष्ट वर्ड्स, टफ वर्ड्स, ऐसे शब्द लिखे। देखो इन्होंने जो भी शब्द लिखा है इसमें सिंप्लिसिटी है, इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं दिया हुआ है जो कि बहुत टफ हो, जो बहुत चैलेंजिंग हो। तो सबसे सिंपल चीजों को लिखने की कोशिश करो। एक और चीज है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जहां भी कोटेशन किसी का दो तो कोशिश करो कि उस पर्सन का नेम दो, या यदि आपको नहीं जानते हो तो उसको इनडायरेक्ट में लिखो, ठीक है, इनडायरेक्ट में कि समवन हैज राइटली सेड, या वन सम वन ग्रेट फिलोसफर, या वन ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, या वन ग्रेट फीमेल स्कॉलर, फॉर एग्जाम्पल इसमें राइटली सेड। तो इसका मतलब एटलीस्ट क्या है कि आपने क्रेडिट दे रहे हो, उसको करने की कोशिश करो। डेटा वगैरह जब भी लिखो, यदि पॉसिबल हो तो जहां तक हो लेटेस्ट का लिखने का कोशिश करो।
सम स्पेसिफिक यदि हो तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है। वर्ड्स वगैरह का देखो, 300 अप्रॉक्स में आपको लिखना है, 300 अप्रॉक्स। तो 300 अप्रॉक्स में है, आपके 3 पेजेस हैं। तो थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, थोड़े से कम हो सकते हैं। कभी यदि आपका है कि वो 330 हो गया, 340 50 भी हो गया, या 270 या 80 भी हुआ। जनरली जो है कि जब हम लिखने लगते हैं तो चीजों को, जब शुरू वाला पार्ट एटलीस्ट होता है कि लास्ट में यदि कम वर्ड्स उसी में होते हैं, कि मान के चलो लास्ट का वो एक बच गया है, हमारे पास शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, हमारे पास वर्ड्स नहीं है, तो उसमें थोड़े से कम कर सकते हो। अदरवाइज ये होता है कि थोड़े 10 20 ज्यादा ही हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एटलीस्ट 300 तो आपको लिखना ही चाहिए ना, क्योंकि वर्ड्स जो हैं उसमें से आपको आइडिया डालोगे तो वर्ड्स भी तो आपको जरूरत होंगे। अब देखो, जो पैराग्राफ वगैरह आप देखो किसी भी एस्पेक्ट्स में, तो नॉर्मली आप जो है 5 to 7 पैराग्राफ लिख सकते हो। देखो, दो तो आपके फिक्स हो गए, एक इंट्रो और एक कंक्लूजन, ये फिक्स हो गए। उसके बाद जो बचे मेन बॉडी, तो उसमें आप 3 to 5 पैराग्राफ्स लिख सकते हो। हर पैराग्राफ में आइडिया और कुछ एग्जाम्पल, कुछ एस्पेक्ट्स, कुछ है, वो उससे उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करो। जब भी आप किसी आइडिया को लिखते हो और फिर उसको जस्टिफाई कर देते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो ये सिंपल है। ये है एक सैंपल के तौर पे, इनको आप फिर से देखोगे। देखो, कोई भी ऐसे, मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं है। आप इसमें गलतियां निकालने चाहोगे, अपने इनपुट देना चाहोगे तो बहुत सारी चीजों को दोगे, लेकिन बिलीव मी, वो आपको कभी भी जब लिखते हो तो एक तो टाइम कांस्टेंट है। ठीक है। टाइम कांस्टेंट और स्पेस कांस्टेंट, 3 पेजेज और इफेक्टिवली 18 मिनट्स आपको एक ऐसे में लिखना है। उसमें से आपको सही तरीके से चीजों को पुट करना ये एक चैलेंजिंग होता है। तो आप जितने प्रैक्टिस करते हो, जितने ज्यादा आप चीजों को रिवीजन करते हो, प्रैक्टिस करते हो, लिखते हो, तब आपको अपनी कमियां पता चलती है। जिनको भी एस्पेक्ट्स इश्यूज होते हैं तो आप लिखो। खुद से तो लिख सकते हो, खुद से लिखने में कोई नुकसान नहीं है। खुद से कोई प्रीवियस ईयर पेपर लिए या कोई टॉपिक लिए, एन नंबर ऑफ टॉपिक्स मिल रहा है। सपोज करो कि आपने कहीं से भी फ्रेंड से या किसी सीनियर से या कोई टॉपिक उन्होंने दिया, या आप नेट पे सर्च कर लिए कि हाँ अभी जो करंट में क्या टॉपिक चल रहा, वो खुद लिखो। एटलीस्ट आप अपने आप से सेटिस्फाई रहो, होगे ना। सबसे पहले है कि आपका अपना सेटिस्फैक्शन। और बाकी जो है, जहां भी आपको मौका मिलता है लिखो। प्लीज टेस्ट 1 2 3 टेस्ट लिखो, ताकि आपको रियल पता चले। 2 टेस्ट ही लिख रहे हो, आपको यदि 5 नंबर 8 नंबर 10 नंबर बढ़ जाता है तो ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। फाइनल में जब देखते हो जिनका 5 नंबर से नहीं होता, उनको लगता है काश कर लियो। तो काश नहीं, अभी आपके पास टाइम है, करो। जो कुछ क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स है उसको आप में मैसेज कर सकते हो, कमेंट में कमेंट कर सकते हो। और जो ये वाला, ये पीडीएफ है, इसका पीडीएफ है, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में इवनिंग में भेज दूंगा। ठीक है। और प्लस जो इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में है, उसमें भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप इसको देखो। कोई भी देखो, ये परफेक्ट नहीं है, बट एटलीस्ट है कि आप सैंपल के तौर पे इनको देख सकते हो। ओके, थैंक यू।